नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नोट्स वाली इस वीडियो में। और सभी मेरे छोटे भाई बहनों को, मेरे बड़े भाई बहनों को, सभी को आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी के लिए आज एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हमारी जो शिव शक्ति बैच है उसके जो क्लास नोट्स हैं, उसकी जो 5 क्लास हो चुकी हैं, उनकी आज ये मैराथन क्लास है। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा सपोर्ट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्या कह रहा है? सबसे पहले हम लोग बात करें तो किससे आपसे पूछा गया है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? आप सभी को पता है 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इससे पहले अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और उसी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया था भारत में व्यापार करने का। ठीक है, तो उसी के तहत आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट। और ये कब आया था? आपका 1773 में। इसके तहत सबसे पहले क्या हुआ था? वर्क जो किया गया था वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आप सभी को पता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दूसरा कार्य जो किया गया था आपका वो 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 का था, लेकिन 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके तहत आपका एक मुख्य न्यायाधीश था जिसका नाम था सर एलिजा एम्पे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है सर एलिजा एम्पे, जो इसके क्या थे? आपके मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 यहाँ पर अन्य न्यायाधीश थे आपका, जिसमें हाइड, चैम्बर्स और लिमनेस्टर था। अब इन तीनों के नाम कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने आज तक पढ़ा होगा, लेकिन आज आप सुप्रीम कोर्ट के जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम याद करोगे। कैसे? H फॉर हो गया आपका हाइड, C फॉर हो गया आपका चैम्बर्स और L फॉर हो गया आपका लिमनेस्टर। तो HCl, इसके माध्यम से आप तीनों नाम याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक न्यायाधीश था मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था सर एलिजा इम्पे, जो आपके सामने दिख रहा है आपका। अच्छा, जो 1773 का रेगुलेटिंग आया था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। कौन था आपका? लॉर्ड नॉर्थ। और इसी की सिफारिश पर आपका रेगुलेटिंग एक्ट भारत भेजा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद प्रदान की गई थी और इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे आपके। नेक्स्ट आपसे पूछे, 1773 में आपका बोस्टन टी पार्टी हुई थी और उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना है। अमेरिकी स्वतंत्रता से संबंधित था आपका बोस्टन टी पार्टी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो था वो बंगाल के गवर्नर से था। तो बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज किया गया और उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल का भी नाम चेंज किया गया और उसका नाम बनाया गया क्या? भारत का वायसराय। वायसराय का भी नाम एक बार चेंज किया गया था और उसे बनाया गया था भारत का गवर्नर जनरल। पुनः से इसका नाम रखा गया था, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का था और पहला बनाया गया था माउंटबेटन। तो पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग कि बंगाल का जो गवर्नर था वो पहला था आपका रॉबर्ट क्लाइव और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। देखिए, जो गवर्नर हुआ करता था उसके पास केवल आपके राजनीतिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जिसके पास जनरल लग जाता है उसके पास आपके जो सैन्य अधिकार होते हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ आपका, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत जो हमारी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो आपकी यहाँ पर कल बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इन दोनों की जो शक्तियाँ थी वो किसको प्रदान की गई थी? बंगाल के गवर्नर को प्रदान की गई थी और इसी का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और पहला बनाया गया था आपका कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको समझ में आया ये कब? 1773 के रेगुलेट एक्ट से किया गया था। देन उसके बाद क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल बना आपका, और वो पहला कौन बना था? तो वो बना था विलियम बेंटिंग। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसका नाम चेंज किया गया था 1873 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम चेंज किया गया, कहा गया इसको भारत का गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले बने थे आपके विलियम बेंटिंग। इसके बाद आपका गवर्नर जनरल जो था भारत का, इसका नाम चेंज किया गया और इसको बनाया गया था वायसराय, और भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो वो तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ सी राजगोपालाचारी को। ये स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बता दूँ आपको जल्दी से, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं अच्छे तरीके से। अगर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव।
अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वहीं पर आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिंग। वहीं पर आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बोला विलियम बेंटिंग। और आपसे पूछे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिंग। आपसे पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था कैनिंग। और आपसे पूछे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो था माउंटबेटन। ठीक है, और यही स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बनता माउंटबेटन। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है खैर, लेकिन अगर आपने ये चार्ट आपने अगर पूरा याद कर लिया तो बहुत सारे फैक्ट आपको याद होने वाले हैं जो मैंने आज आपको बोल कर बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। अब 1773 का हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया और उसके वर्क पढ़ लिए क्या क्या थे। अब आप सभी को पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था आपका। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। जो 1773 के रेगुलर एक्ट में खामियां थी उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम पिट, इसके द्वारा लगाया गया था। आप सभी को पता है भारत में कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो प्रकार के आपके कार्य थे। एक था आपका व्यापारिक कार्य और एक था आपका राजनीतिक कार्य। ये दोनों कार्यों को संभाल रही थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके लिए क्या किया गया? दो बोर्ड बनाए गए। पहला बोर्ड बनाया गया था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड बनाया गया था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो व्यापारिक कार्य थे वो किसको दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। और जो आपके राजनीतिक कार्य थे वो किसको दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। यानी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिए गए और ये आपके राजनीतिक कार्य दिए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नियंत्रण था वो किसके पास था? ब्रिटेन क्राउन के पास दिया गया। किसको दिया गया? ब्रिटेन क्राउन को दिया गया। जबकि ये कार्य कौन करेगा? अब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब यहीं पर क्या हुआ आपको समाप्त याद रखना है कि इसको समाप्त कब किया गया था? तो 1858 के जो आपका गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था उसके तहत इसको समाप्त किया गया था। किसको? तो बोर्ड ऑफ आपके जो डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं चार्टर एक्ट। कौन सा आया था? चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट आता है और प्रत्येक 20 वर्ष बाद आपके चार्टर आए थे। लेकिन पहला चार्टर कब आया था? तो आप लोग याद रखना 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था। दूसरा चार्टर एक्ट आया था आपका 1813 में। तीसरा चार्टर एक्ट आया था आपका 1833 में और चौथा जो चार्टर एक्ट आया था वो 1853 में आया था। तो टोटल आपके चार्टर एक्ट कितने आए हैं? तो 4 आए हैं। पहला 1793 में आया, दूसरा 1813 में आया, तीसरा आपका 1833 में आया था और चौथा आपका 1853 में आया था। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक लिस्ट लगाई है, इसके माध्यम से आप लोग जितने भी हमारे अब तक एक्ट आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप लोग को दिख रहा हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1793 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1813 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1833 दिया गया है, चार्टर एक्ट 1853 दिया गया है। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 दिया गया है। आपके इंडिया काउंसिल एक्ट यानी परिषद अधिनियम आपका जो दिया गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 दिया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 दिया गया है। इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909 दिया गया है। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 दिया गया है और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आपका जो 1935 था वो दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट आपको दिए गए हैं। इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर जूम करके इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मनमोहन क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए और वहीं पर आपकी इसकी PDF आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, अब जो 1813 का आपका चार्टर एक्ट का उसको देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। तो इसके तहत आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर, ठीक है, शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार यहाँ पर 1 लाख रुपए आए थे आपके इसी एक्ट के तहत, 1813 के एक्ट के तहत। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों के आगमन को खुली छूट दी गई थी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट आया आपका और इसके तहत जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा और भारत का पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे विलियम बेंटिंग। इनके द्वारा दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम लाया था, लेकिन इसका उन्मूलन जो पूरी तरह से किया था वो 1843 में किया गया था एलन रो के द्वारा। इसी के तहत आपके एक मैकाले आयोग की स्थापना की गई थी, यानी विधि आयोग की स्थापना की गई थी आपकी। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का चार्टर एक्ट आता है आपका, अंतिम चार्टर एक्ट है ये आपका और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर समाप्त करा जा सकता है ऐसी बात कही गई थी और विधानमंडल की पहली बार यहाँ पर बात की गई थी। सिविल सेवा के लिए जो खुली प्रतियोगिता थी उसको शुरू किया गया था और सिविल सेवा के जनक आप सब लोग जानते हैं कौन है? कॉर्नवालिस। और सिविल सेवक दिवस कब मनाते हैं? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है आपका। फिर आपको पता है 1857 में हुआ आपकी क्या?
तो 1857 की क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद आपका आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या कहा गया है, भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र भी कहा गया है। भारत में ईस्ट इंडिया शासन समाप्त किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया और मुगल शासन जो था उसको भी समाप्त किया गया था, क्योंकि अंतिम मुगल शासक जो थे हमारे बहादुर शाह जफर थे और 1857 की क्रांति के तहत इनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में ही 1862 में। क्राउन का यहाँ पर सीधा शासन अब होगा और क्राउन के शासन का जो सृजन किया गया यहाँ पर वो भारत सचिव पद के सृजन के साथ किया गया और भारत के पहला जो भारत सचिव था वो था स्टेनली और इसकी हेल्प के लिए बनाया गया था भारत परिषद। क्या बनाया गया था, भारत परिषद, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में था और इसके सदस्यों की संख्या थी 15। ठीक है, इसके बाद आप सभी को बताया, मैंने अभी बताया था आपको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों को समाप्त किया गया। पील आयोग की स्थापना की गई जो अंग्रेज और भारतीय सैनिकों का अनुपातों का नज़र रखेगा। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का वायसराय कहलाएगा इसी के तहत, और भारत का पहला वायसराय बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहाँ पर पढ़ा गया, किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा, और कब पढ़ा गया, 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। अभी मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई थी पूरी की पूरी, उसमें बताया था 1861 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत आपका क्या क्या कार्य हुआ था, तो इसके तहत विभागीय जो प्रणाली थी उसको शुरू किया गया, उसको विकेंद्रीकृत किया गया। जो वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में और 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। सबसे पहले बनाया गया था आपका कलकत्ता हाई कोर्ट और इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1862 को। फिर मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, इन 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1862 में ही की गई थी। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर वॉर्नेस पिकॉक। कौन बनाए गए थे, सर वॉर्नेस पिकॉक को बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी तब ये आगरा में की गई थी, लेकिन 1869 में ये कहाँ आ गया, इलाहाबाद में आ गया और इसका नाम भी क्या रख दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट रख दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना के 100 वर्ष बाद आपकी स्थापना की गई थी 1966 में। आप सभी को बताएं उसके बाद आया था आपका कौन सा, 1909 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। क्या आया था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जिसे हम बोलते हैं मार्लो मिंटो एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें मार्ले जो था भारत सचिव था और जो वायसराय था आपका वो था मिंटो। मिंटो ने यहाँ पर क्या बात कही थी, तो मिंटो ने जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो आपका 1909 आया था उसको इसने पता है क्या कहा था, इसने कहा था हमने नाक के दांत बोए हैं और इसका फल भी कैसा होगा, भीषण होगा। ये कथन था किसका, मिंटो का। इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रणाली थी उसको शुरू किया गया था। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय शामिल किए गए और पहले भारतीय शामिल जो किए गए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहीं पर आपका एक पॉइंट याद रखना है, बजट पर विचार विमर्श जो किया गया था वो 1892 के एक्ट से शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका भारत सचिव कौन था, तो मॉन्टेग्यू था और वायसराय कौन था, आपका चेम्सफोर्ड था। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। कहने का मतलब यह है जो 2 विषय बांटे गए थे द्वैत शासन में, एक था आरक्षित विषय और एक था आपका स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय उन्हें कहा जाता था जिनसे आय हुआ करती थी और स्थानांतरित विषय उन्हें कहा जाता था जिसमें व्यय होता था। अब आय कहाँ से होगी, तो भू राजस्व से आपकी आय होगी, पुलिस से आपकी आय होगी, वित्त से आपकी आय होगी, लेकिन आपका खर्चा कहाँ पर होगा, तो स्वास्थ्य में आपका खर्चा होगा, है ना, जो सड़कें हैं उनमें खर्चा होगा, शिक्षा होगा उनमें खर्चा होगा। तो ये 2 जगह बांटा गया था आपका द्वैत शासन, इसी को हम लोग कहते हैं 2 विषयों पर कानून, है ना। तो एक तो आरक्षित विषय और एक स्थानांतरित विषय थे आपके। उत्तरदायी शासन जो था शब्द पहली बार इसी के तहत आया था आपका, इसका उपयोग किया गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक आपकी व्यवस्था की गई थी, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा है ऐसे ही था आपका राज्य परिषद। कौन सा था, राज्य परिषद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं राज्य परिषद, और एक था आपका केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद थी इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। वहीं पर केंद्रीय विधानसभा में आपके सदस्यों की संख्या 145 थी और 3 वर्ष इनका कार्यकाल था। सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था, यहाँ पर सीमित मताधिकार प्रदान किया गया। 10 वर्षों के बाद आपकी समीक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही क्या कर दिया गया, 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था इसकी समीक्षा करने के लिए। लंदन में उच्चायुक्त कार्यालय सृजित किया गया। एकवर्थ कमीशन बनाया गया था 1924 में और रेल बजट और आम बजट पर इसको क्या किया गया, अलग किया गया था। लोक लेखा समिति का गठन किया गया था जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये है हमारा दूसरा सेट
और इस दूसरे सेट में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो भी अधिनियम बचे थे उन सभी अधिनियमों पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये अधिनियम यहाँ पर आप लोगों की जो भी चीज़ रहेंगी उन चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमारा सेट नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी साथी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे भी हमारा सेट नंबर 3 हम इसी प्रकार से रिवाइज़ करने वाले हैं, यानी कि पाँचों के पाँचों जो हमारे सेट है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को तक इसको शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। देखते हैं हमारा सेट नंबर 2 क्या कहता है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत सरकार अधिनियम जो हमारा 1935 है उसको बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके कौन कौन से फैक्ट हैं उन पर बात की गई है। तो सबको पता है भारत शासन अधिनियम जो आपका आया था 1935 में, ये लागू कब हुआ था 1937 में। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। नेक्स्ट आप सभी को पता है जो प्रांतों में आपकी स्वायत्ता थी यानी द्वैत शासन जो था उसको हटाकर केंद्रों में द्वैत शासन को शुरू किया गया था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में। आप सभी को पता है आरबीआई जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप सब लोग याद रखना, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे आपके, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन बने थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आप सभी लोग जानते होंगे, वो कौन है आपके, तो वो है संजय मल्होत्रा जी। कौन है, संजय मल्होत्रा थी। जबकि इसके पहले भारतीय अध्यक्ष जो थे वो थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। तो आरबीआई के बारे में सारे फैक्ट याद रखने। अगर मैं आपसे बात करूं कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की बात कहाँ की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी आपकी 1937 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे आपके कौन, सर मॉरिस गिवेया। कल हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था आपका एक कलकत्ता में, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया गया था आपका। किसके, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में बनाया गया था। और उसमें आपके एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। उसी को स्थानांतरित किया गया यहाँ पर और इसका स्थापना किया गया फेडरल कोर्ट के रूप में 1937 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे आपके सर मॉरिस गिवेया, ठीक है। तो ये भी याद बात आपको रखना। अभी हम लोग जो 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, सारे नोट्सों को समझना पड़ेगा। जो सर ने बोर्ड पे लिखा था वो एक एक पॉइंट आपका इन नोट्स में इंक्लूड है। तो बहुत कम समय में आप सभी लोग उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और इसी के उद्देश्य से मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है, तैयार की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला पॉइंट हमारा 1 अप्रैल 1937 को आप सभी को पता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, यानी पृथक किया गया था। शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। शक्तियों का पृथक्करण आप सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से करते हैं, संघ सूची के विषयों पर करते हैं, राज्य सूचियों के विषय पर करते हैं और संवर्ती सूची के विषय पर करते हैं। जबकि आप सभी को याद रखना जो अपशिष्ट शक्तियां थी जो इन तीनों में नहीं थी वो किसके पास हुआ करती थी, तो वो हुआ करती थी गवर्नर जनरल के पास। 1937 में आप सभी को बताया 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए आपके, और 11 ब्रिटिश प्रांत चुनावों में से आपकी कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनी थी, है ना। ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। बात करें इस जो भारत शासन अधिनियम 1935 इसको नेहरू जी ने क्या कहा था, तो नेहरू जी ने इस अधिनियम को ब्रेकों वाली, अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। और जिन्ना ने इसको क्या कहा था, तो पूर्णतः सड़ा हुआ अधिनियम कहा था। किसको, भारत शासन अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट आपसे मुझे स्वतंत्रता, आपसे पूछेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये कब आया था आपका, 18 जुलाई 1947 को आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बारे में कुछ लोग जान लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें बात की गई थी भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होंगे, ये बात कही गई थी। भारत जो आपका स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। रेडक्लिफ आयोग बनाया गया था आपका, और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया था रेडक्लिफ आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जो वायसराय का पद था उसका नाम पुनः से चेंज किया गया था, और इसका नाम पुनः से क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो माउंटबेटन बना था। देसी रियासत जो थी आपकी, देसी रियासत, उनमें क्या किया गया था, भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने के लिए क्या किया गया था, उन्हें छूट दी गई थी। या तो भारत में शामिल हो सकती हैं, या वो स्वतंत्र रह सकती हैं, या इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हैं। तो आप सभी को बताएं जो 552 आपकी रियासत थी उनमें से 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की बात कही थी। एक तो जूनागढ़ था आपका, एक हैदराबाद था और एक जम्मू कश्मीर था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। इसी जो आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947, इसके तहत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया गया और भारत को आज़ाद करने की बात कही गई 15 अगस्त 1947 को। और
उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंट बेटन थे, आप सभी को पता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने आपके कौन? माउंट बेटन। वहीं पर आपसे पूछे कि भारत के एकमात्र और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ठीक है। अब इसके बाद आप सभी को बताया भारत में आया था क्या? क्रिप्स कैबिनेट मिशन, है ना। आप सभी को बताया कि जो आपका पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक चला था। और उसी में बात की गई थी कि हम, अंग्रेजों ने हमसे कहा था, क्या कहा था कि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हमारा समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपको आज़ाद कर देंगे। और भारत में संविधान सभा बनाने के लिए किसको भेजा गया था? तो क्रिप्स मिशन को भेजा गया था 1942 में। लेकिन इसने बात कही थी कि हम भारत को जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा उसके बाद क्या करेंगे? आज़ाद करेंगे, यानी समाप्त हो जाएगा उसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको हमने हटा दिया, उसकी स्वीकार नहीं किया क्रिप्स मिशन को। और उसके बाद आया था आपका कैबिनेट मिशन 1946 में। तो इसकी घोषणा की गई थी क्योंकि आपकी ब्रिटेन में बनी थी लेबर पार्टी की प्रधानमंत्री बने थे इटली, और इन्होंने घोषणा की थी। और इन्होंने कैबिनेट मिशन भारत में भेजा था कब? 24 मार्च 1946 को, जिसमें 3 सदस्य थे आपके। तो PAS यानी कि पास, आप लगा रख लीजिए PAS पास। P से आपका था पैथिक लॉरेंस, A से था आपका AB अलेक्जेंडर, S से था आपका स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे इसके। और इसके द्वारा क्या किया? भारत में संविधान सभा बना दी गई। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा। इसके तहत ही कुछ घोषणा की गई। 2 राष्ट्र की जो संकल्पना थी इसको रद्द किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर इन्होंने एक सीट का निर्धारण किया। और टोटल आपकी सीट निकल कर आई कितनी? 389, जिनमें से 93 आपकी सीट देसी रियासतें थी जिनको राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया था। 292 सीट आपकी ब्रिटिश प्रांत से थी, जिनमें से 4 सीटें आपकी कैसी थी? चीफ कमिश्नरी थी। चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी आपकी सीटें थी? तो A फॉर आपका कौन सा था? अजमेर, B फॉर था आपका बलूचिस्तान, C फॉर था आपका कुर्ग, और D फॉर था आपका दिल्ली। तो ABCD से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जो 4 चीफ कमिश्नर थी। ब्रिटिश प्रांत से जो आपका चुनाव हुआ था वो कैसा? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर किया गया था। ठीक है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चन कराया था, एक बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन, आज तक नहीं पूछा गया है पेपर में, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिए कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया था। जो आपकी मूल प्रति थी संविधान की वो इंग्लिश में लिखी गई थी, ये भी प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखी गई थी, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखी गई थी। और इसका हिंदी अनुवाद किया था आपका वसंत कुमार वैद ने। ठीक है, वसंत कुमार वैद ने इसका हिंदी अनुवाद। आपकी जो 289 सीटें थी उनमें से 296 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से आपके 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग ने जीती थी, और 15 आपके अन्य दलों ने यहाँ पर सीटें जीती थी। इसमें से आपकी जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी। जो आपके SC थे वो आपके 33 थे, और जो आपके सिख थे इनकी सीटें कितनी थी? 4 थी, यानी 4 इसमें शामिल थे आपके सिख। ठीक है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सीटें इतनी ज़्यादा नहीं आ पाई थी, तो इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, और संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। अब वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी उनके नाम देख लीजिए, और उनका प्रतिनिधित्व कहाँ से था, ये सारी बातें आपको पॉइंट याद रखनी होंगी। जैसे अंबु स्वामीनाथन, इनका जो संबंध था या प्रतिनिधित्व था इनका मद्रास से था। मालती चौधरी, इनका प्रतिनिधित्व उड़ीसा से था। राजकुमारी अमृता कौर, जो कि हमारा जो स्वतंत्र मंत्रिमंडल बनाया गया था उसकी पहली महिला आपकी क्या थी? तो स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, और ये कहाँ से थी? आपकी संयुक्त प्रांत से थी। ठीक है। नेक्स्ट एनी मस्क्रीन, ये आपकी त्रावणकोर से थी। तो एकमात्र दक्षिण भारत से जो आपकी महिला थी संविधान सभा में वो कौन थी? आपकी एनी मस्क्रीन, जो कि त्रावणकोर से थी। विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपकी संयुक्त प्रांत से थी। हंसा मेहता, ये आपके मुंबई से थी। कमला चौधरी आपकी संयुक्त प्रांत से थी। सुचेता कृपलानी आपके संयुक्त प्रांत से थी। वहीं पर पूर्णिमा बनर्जी, ये भी आपके कहाँ से थी? तो पूर्णिमा बनर्जी भी आपके संयुक्त प्रांत से थी। सरोजनी नायडू आपके बिहार से थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है। और आपसे पूछे बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी इन 15 महिलाओं में जो कि संयुक्त प्रांत से आपकी प्रतिनिधित्व कर रही थी। वहीं पर आपसे पूछे जी दुर्गाबाई, ये आपके मद्रास से थी। दक्षियानी बेंडोलन, ये आपकी मद्रास से थी। और रेणुका राय, ये आपकी पश्चिम बंगाल से थी। लीला राय आपकी पश्चिम बंगाल से थी। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है प्रारूप समिति के बारे में, पूछा गया प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के लिए आप सभी को पता है प्रारूप समिति, इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 7, यानी 1 + 6। एक इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष का नाम था भीमराव अम्बेडकर। ये 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? तो एक थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी आपके, एक थे कन्हैयालाल मणिकलाल, यानी जिसे हम KM मुंशी के नाम से जानते हैं, और एक थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, एक थे आपके TT कृष्णाचार्य।
एक थे आपके टी कृष्णाचारी, और ये टी कृष्णाचारी किसके स्थान पर, तो ये आए थे डी खेतान के स्थान पर, क्योंकि डी खेतान ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके स्थान पर टी कृष्णाचारी आए थे। इसके बाद आपके एक थे एन माधवराव, और किसने, तो बी एन मित्र ने क्या दे दिया था आपका, इनकी मृत्यु हो गई थी और उनके स्थान पर आए थे आपके एन माधवराव। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी ट्रिक भी मैंने लिख दी है, इस ट्रिक को आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए आपको शायद दिख रही होगी, मैं जूम कर देता हूँ ट्रिक के ऊपर। ट्रिक थी आपकी क्या, जिसके माध्यम से डॉक्टर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। ठीक है, तो ये सभी आपके जो 7 सदस्य हैं और एक आपके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो इसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। वैसे आप लोगों को अगर याद करना है, इनके नामों को याद करना है, तो बहुत ही सरल है इनके नामों को याद करना। देखिए आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य था। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो एक तो आप लोग याद रख लेंगे, एक तो हमारे कौन है, मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम थे इनमें। और एक नाम आपको याद रहेगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इसके अध्यक्ष थे। बचे आपके कितने, 5 नाम। इन 5 नामों में आपका क्या है, कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का आपको पर्यायवाची दिख रहा होगा। जैसे गोपाल स्वामी अयंगर में गोपाल दिख गया, अल्लादी कृष्ण स्वामी में कृष्ण दिख गया, कन्हैया लाल में आपको कन्हैया जी दिख गए, टी कृष्णाचारी में आपको कृष्णा जी दिख गए, और एन माधवराव में आपको कौन दिख गए, माधवराव दिख गए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या थे, इनमें कृष्ण भगवान का आपको वो दिख रहा है, पर्यायवाची शब्द दिख रहा है। और मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक था उसमें समितियों के बारे में पूछा गया था कि कितनी हमारी, तो कुल हमारी जो बड़ी समितियाँ थी वो 8 समितियाँ थी। ठीक है, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे आपके, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति मैंने बता दी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक इसके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं पर आपकी झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब स्वतंत्र भारत का आपका जो पहला मंत्रिमंडल था उसके बारे में जान लीजिए, कौन कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के पास था, यानी किस व्यक्ति के पास था, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का पद संभाले थे जवाहरलाल नेहरू जी, और भारत के पहले आपके कौन थे, प्रधानमंत्री भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गृह मंत्री कौन थे आपके, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री कौन थे आपके, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसकी है, इन्हीं की है। और शिक्षा दिवस जो हम लोग बनाते हैं, एजुकेशन डे, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाते हैं, शिक्षा दिवस। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं, और ये पहले शिक्षा मंत्री थे, आप सभी को याद रखना है। पहले हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले हमारे रक्षा मंत्री के थे वो कौन थे आपके, तो वो थे बलदेव सिंह। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई के पास था। वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी के पास था। विधि मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, आप सभी को पता है। श्रम मंत्री कौन थे, तो आप सब लोग जानते हैं बाबू जगजीवन राम थे। स्वास्थ्य मंत्री ये थी हमारी एकमात्र महिला थी इनमें, राजकुमारी अमृता कौर। और वाणिज्य जो आपका मंत्रालय था वो एच.सी. भाभा के पास था। संचार मंत्रालय आपका रफ़ी अहमद किदवई के पास था। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत का क्या था, आपका मंत्रिपरिषद था। ऐसे ही आपसे पूछता अंतरिम मंत्रिपरिषद के बारे में, तो पीडीएफ में मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा, या पीडीएफ में उसका आपको फ़ोटो दे दूंगा, जिससे कि आपको अंतरिम जो हमारी मंत्रिपरिषद थी है ना, जो कुछ समय के लिए बनी थी, तो उसके भी आपको मंत्रियों को याद रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सर ने केवल आपको स्वतंत्र भारत की कराई थी, तो मैंने आपको स्वतंत्र भारत की करा दिए। बाकी मैं पीडीएफ में हैंड रिटन नोट्स में आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग पढ़ लेना उसको। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अध्यक्ष थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, फ्रांस के मॉडल पर इनको बनाया गया था क्योंकि ये वृद्ध थे उन सभी में। उपसभापति कौन थे या उपाध्यक्ष कौन थे आपके, तो फ्रैंक एंथनी थे आपके। थर्ड बैठक जो हुई थी, थर्ड बैठक मतलब इसका जो थर्ड सेशन हुआ था वो कब, तो 11 दिसंबर 1946 में हुआ था आपका। इसकी जो थर्ड मीटिंग हुई थी, सेशन नहीं मीटिंग जो हुई थी आपकी, वो 1946 में 11 दिसंबर को हुई थी। और इसके अध्यक्ष बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब यहाँ से स्थायी अध्यक्ष जो रहेंगे 24 जनवरी 1950 तक, वो कौन रहेंगे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहने वाले हैं। इसमें 2 उपाध्यक्ष थे आपके एच.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णमाचार्य। ठीक है, 5वीं बैठक, और जो आप सभी को बताया 5वीं बैठक जो हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव इसका पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो आप सभी को पता है 22 जनवरी 1947 में ये पारित किया गया था, स्वीकारा गया था।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया था। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया गया था आपका, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो भारत को गणतंत्र कर दिया गया और संविधान को लागू कर दिया गया था। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, है ना। और आपका क्या हुआ, पहले CJI बने थे आपके कौन, तो हीरालाल जेकानिया। कुल अधिवेशन कितने हुए थे, यानी कुल आपके सत्र कितने हुए थे, तो 12 सत्र हुए थे आपके, ठीक है। उन 12 सत्रों में पहला सत्र जो हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था, और 12वां जो सत्र हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें केवल आपके साइन किए गए थे। 11वां सत्र आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और इसी दिन आप सभी को बताएं संविधान को अंगीकृत किया गया था, पारित किया गया था। और 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया गया था। तो उस समय आपका जो सत्र था वो 5वें नंबर का सत्र चल रहा था, और सबसे लंबा जो सत्र था आपका वो 7वें नंबर का सत्र था, जो 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक चलता है आपका, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी, सेकंड क्लास थी आपकी शिव शक्ति की। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आज जरूर बताइए। देखिए, आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। आप लोग जब बताएंगे क्लास में क्या कमी है, क्या क्या अच्छाई है, तो अभी मैं आप सभी के लिए और बेस्ट से बेस्ट कार्य कर सकूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगती है, क्या क्या इसमें कमी रहती है, तो उन कमियों को मैं दूर करूँगा आप सभी के लिए। और कौन कौन सी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या आप पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में भी बताया रहा करें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला सेट नंबर 3। आप सभी को बताया इसको हमने कहाँ से लिया है, इसको अडॉप्ट किया है USA से। लेकिन वहीं पर आपको क्या रखना है कि इसकी जो आपकी भाषा है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो 5वीं बैठक हुई थी उसमें आपको वो कब की गई थी आपकी, तो 13 दिसंबर 1946 को की गई थी, और इसी में आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। अच्छा, आपकी जो प्रस्तावना थी इसको कब स्वीकारा गया, इसका कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। अब आपके सामने आप पर दिख रही होगी आपकी जो है आपकी प्रियम्बल आपके सामने। प्रियम्बल को अगर हम पढ़ें तो आप सभी को बताएं इसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले किस शब्द से होती है, हम भारत के लोग। यही क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो किससे होती है, हम भारत के लोग, तुम भारत के लोग, सब भारत के लोग, या कोई भारत के लोग। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा हम भारत के लोग। इस प्रकार से प्रस्तावना की शुरुआत की गई है। और इसको हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें कहता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर आपको ये क्रम भी याद रखना है कि समाजवाद जो आपका संप्रभुत्व लिखा गया है, समाजवाद लिखा गया है, पंथनिरपेक्ष लिखा गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिखा गया है, ये सब चीज़ क्रम में आपको पढ़नी पड़ेगी। क्रम आपसे पूछ लेता है। इसके बाद आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, इनको भी क्रम से याद रखना पड़ेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसको भी आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। प्रतिष्ठा और समानता, ये भी आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी तारीख का उल्लेख किया गया है, तो 26 नवंबर 1949, इसके दिन आपका जो प्रस्तावना था उसको क्या किया गया था, यानी भारतीय संविधान को एकीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया या आत्मसमर्पित किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रस्तावना के बारे में और बात करूँ तो सारे फैक्ट आपके इस PDF में मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको, जिनको हमें केवल रिवाइज करना है। तो जो हमारी प्रस्तावना है इसके मूल तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको जानना है राज्यों का स्वरूप। राज्यों का स्वरूप होता है उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपका प्रभुत्व संपन्न होता है, समाजवाद होता है, पंथनिरपेक्ष होता है, लोकतंत्रात्मक होता है, गणराज्य होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे, इनकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। तो ये होता है राज्यों का स्वरूप। एक होता है संविधान का उद्देश्य क्या है, तो संविधान के उद्देश्य के बारे में बताया गया है प्रस्तावना में। इसमें शक्ति का स्रोत क्या है, तो हमने बताया अभी शक्ति का स्रोत क्या है, जनता। और जनता कौन है, हम भारत के लोग, ठीक है। जनता कौन है, हम भारत के लोग। अच्छा, जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिकों को प्रस्तावना में क्या क्या प्रदान किया गया है, तो इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के आपके न्यायों की बात की गई है। स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की, तो मैंने बताया आपको क्रम से याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रताएं हैं। समानता या समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक प्रतिष्ठा की और एक अवसर की, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है। इसके साथ साथ आपको रखना है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो आप सभी को पता है भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग यहाँ पर एक बार आ गया, और भारत को यहाँ पर भी एक बार भारत आ गया, तो 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय प्रस्तावना है, उद्देश्य काम है। अच्छा, आपसे पूछा है कि राज्य के स्वरूप में कौन कौन से शामिल हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिसमें S और DR, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। यो हमारे जो आपके क्या हैं स्वरूप, राज्य का स्वरूप क्या क्या है, तो इसमें बताया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही मामलों के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा।
ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल आंतरिक मामलों पर ही भारत निर्णय ले सकता है, नहीं, भाई अगर कोई भी आपका मामला होता तो उस पर भी भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं किसी और से निर्णय लेगा। जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रूस में क्या हुआ, अभी लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई में भारत कैसा रहा था, तटस्थ रहा था। तो उसने ऐसा नहीं था कि किसी से राय ली और उसके बाद तटस्थ रहा, नहीं, अपने मन से रहा। यानी भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, फैसले अपने आप ले सकता है भारत। इसके बाद समाजवादी, समाजवादी में क्या है, संसाधनों का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। पंथनिरपेक्ष, राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी ऐसा देश जो सभी धर्मों को माने और उसका खुद का कोई एक धर्म ना हो, तो ऐसे राज्यों को हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, पंथ निरपेक्ष देश या धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक, तो जनता द्वारा चुना हुआ जो शासन होता है उसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक। जैसे हमारा भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आप सभी लोग जानते हैं, सबसे बड़ा संविधान भी हमारे पास है। ठीक है, तो जनता के द्वारा जो चुना जाता है ना, उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। गणराज्य क्या होता है, तो गणराज्य में कोई भी वो होता है जो आपका जो शासन होता है वो वंशानुगत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जिसमें योग्यताएं होगी वो आपका राजा बनेगा, तो वंशानुगत नहीं होता ऐसा। ठीक है, अब आप सभी को बताया मैंने किस डेट का उल्लेख किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 की जो डेट थी इसमें उल्लेख किया गया था भारतीय प्रस्तावना में। और इसी दिन हमारा जो प्रस्तावना थी इसको अंगीकृत किया गया, संविधान को भी अंगीकृत किया गया था इसी दिन को। और आपको याद रखना है मार्गश्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत, इसका भी उल्लेख किया गया है भारतीय प्रस्तावना में। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है भारत शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया, तो भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया, आप सब लोग जानते हैं। पहली बार जो संविधान संशोधन किया गया था इसमें वो कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो जोड़ा गया था आपका पंथनिरपेक्ष, एक अखंडता और एक समाजवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन, किसमें, तो प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये बात किसने मानी थी, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये बात किसने कही थी, तो आप सभी को बताया। एक केस याद रखना है, वेरूवाड़ी केस, जो कि 1960 में हुआ था। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन उसके कुछ समय बाद आपका एक और केस आता है जिसे बोलते हैं केशव भारती या केशवानंद भारती केस। ये केस कब हुआ था आपका, 24 अप्रैल 1973 को। और इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से 7-6 का फैसला आया था। 7 जजों ने माना कि आपका जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपका संशोधन किया जा सकता है ना। और 6 ऐसे थे जिन्होंने नहीं माना था। अगर एक भी इधर उधर हो जाता तो आपका जो था निर्णय चेंज हो सकता था। तो 7-6 का मामला था यहाँ पर। संविधान जो संशोधन है आपका वो हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के किसी भी मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी थ्योरी ऑफ जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें संसद क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो बेरूवाड़ी केस था इसमें संविधान का अंग नहीं माना गया था, जबकि जो आपका केशवानंद भारती केस था इसमें माना गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो ऐसे ही कुछ कथन है, आपको 2-3 कथन याद रखने हैं। एक कथन सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है आपका, कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है, तो M.K. पालकीवाला ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो K.M. मुंशी ने कहा है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव जी के द्वारा किया गया है। अगर आप ही ना अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग ग्रुप एडमिन से थोड़ी सी बात करके और वहाँ से आपकी इसको PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी मिनिमम सी फीस रखी गई है, क्योंकि कोर्स लिया गया है, नोट्स बनाए गए हैं, तो एक मामूली सी फीस आपसे ली जाएगी। और वहाँ पर आपके जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसकी भी आपको PDF मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप एडमिन से एक बार बात कर लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान में स्रोत आप सभी को पता है, भारतीय संविधान जो है वो कई सारे संविधानों से मिलकर बना है, और उसमें हमने जो जो हमें लगा कि हमारे भारत में ऐसा होना चाहिए तो वो सारी चीज़ें हमने अपने भारत में ऐड की। तो लगभग 60 देश ऐसे हैं, है ना, 60 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना जो हमारा संविधान है उसमें अपने प्रावधान लिए हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है एक देश हमारा अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका की राजधानी है आपकी वॉशिंगटन DC, आप सभी लोग जानते हैं। और इससे हमने मौलिक अधिकार लिए हैं जो भाग 3 में हमारे। न्यायिक पुनरावलोकन लिया हमने, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता ली हमने, स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग कैसे लगेगा उसके बारे में, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने वहाँ से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। और संसदीय प्रणाली हमने ली है ना, संसदीय प्रणाली आप सब लोग जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा। द्विसदनीय विधायक हमने यहाँ से ली है, एकल नागरिकता हमने यहाँ से ली है, विधि का शासन जो कौन लाया था, डाइसी, ये भी हमने इसे लिया है, मंत्रिपरिषद हमने ऐसे लिया है, और प्रधानमंत्री जो होगा वास्तविक प्रमुख होगा भारत का, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। संसदों के जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं जो आर्टिकल 105 में बताए गए हैं वो हमने लिया है।
और एकीकृत न्यायपालिका जो है वो भी हमने ऐसे लिया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद आपका हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार से ये छोटे होते चले जाते हैं। और सर्वोच्च कौन है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट कनाडा, आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, तो आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व लिए, भाग 4 लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो हमने लिया है कहाँ से, आयरलैंड से। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। और आप लोग मुझे बताइए इसकी मुद्रा क्या है, ठीक है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची ली है, केंद्र राज्य संबंध लिए हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, और संयुक्त बैठक मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो एंथनी अल्बनीज। कौन है, एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आगे हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है, तो संघात्मक विशेषाधिकार लिए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ ली हैं, राज्यपाल की नियुक्ति ली है, और अर्ध संघात्मक जो हमारी प्रक्रिया है वो ली हैं। जर्मनी से हमने क्या लिया, तो आपातकाल जो हमारे उपबंध हैं, जो बीमर सिद्धांत है यहाँ का, वहाँ से हमें पता चलता है कि मौलिक अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो वो चीज़ हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो कि स्प्री नदी किनारे स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, इससे हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। और फ्रांस से 3 शब्द लिए थे हमने, जो हमारी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता, जो कि हमारी प्रस्तावना में है, आपने देखे होंगे, स्वतंत्रता, समता और आपकी बंधुत्ता, ये शब्द हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए हैं। और इस क्लास नंबर 4 में आप सभी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो आपका कुल मूल संविधान में अनुसूचियाँ थीं उनकी संख्या कितनी थी, 8, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। इनमें से आपकी जो 6 अनुसूचियाँ हैं उनको आप याद कर रखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसका एक आपका ट्रिक बनाया गया है स्पोर्ट, इससे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी वो 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहली हमारी अनुसूची है संघ एवं राज्य, ठीक है। तो आप सभी को बताएं संघ एवं राज्य, जिसमें आपको बताया गया भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके बारे में यहाँ से पता चलता है। नंबर 2 हमारी जो आपकी अनुसूची है उसका नाम है वेतन, यानी कि पेमेंट्स आपके, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। नंबर 3 में हमारी शपथ। अब शपथ जो होती है उसमें अपवाद बताया गया है। तो इसमें कौन कौन से अपवाद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसमें जैसे आपका है राष्ट्रपति, इनके लिए अलग से आर्टिकल बनाया गया आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 बनाया गया है, और जो आपके राज्यपाल हैं उनके लिए 159 आर्टिकल आपका बनाया गया शपथ से। देखिए ये वाला जो पॉइंट था हमें यहाँ लिखना था, लेकिन वो यहाँ लिख गया है, तो मैंने आपको इस चिन्ह के माध्यम से बता दिया है कि ये वाली जो चीज़ है वो किसके लिए है, अनुसूची 3 के लिए है आप लोग, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे राज्यसभा का सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक तो अनुसूची याद रखनी है कि चौथी अनुसूची में आपका क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, और इसके लिए आधार वर्ष कौन सा लिया गया, तो 1971 की जो जनसंख्या आपकी हुई थी उसके आधार पर क्या लिया गया है, जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। और आप सभी को बताएं उत्तर प्रदेश में चाहे आपकी लोकसभा सीटें हो, चाहे राज्यसभा सीटें हो, चाहे विधानसभा सीटें हो, चाहे आपकी विधान परिषद सीट हो, सब में टॉपर कौन है, आपका यूपी है। इसके साथ साथ आपको जानकर ऐसी बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो जनसंख्या है उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश टॉपर है, तो क्यों ना इन सभी में भी आगे होना चाहिए। तो लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट है 31, विधानसभा की सीट है 403 और विधान परिषद की सीट है आपकी 100। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है अनुसूची आपकी 4 से। अनुसूची 5 में क्या बताया गया आपको, तो SC और ST का आरक्षण बताया गया है। क्या बताया गया, SC और ST के आरक्षण के बारे में बताया गया है आपका, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में आपको क्या बताया गया, तो असम के बारे में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो आपके 4 राज्य हैं उनके ST के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके बारे में अनुसूची 6 में बताया गया आपके बारे में। अब आप सभी को याद रखना है जो हमारे 7 सिस्टर हैं उन 7 सिस्टर में इस 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो आप लोग कान पकड़ के याद कर लीजिए, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है, मणिपुर, क्योंकि यहाँ से आप लोग कंफ्यूज रहेंगे कि मिजोरम इसमें है लेकिन कौन सा राज्य नहीं है, मणिपुर। तो आप लोग कान पकड़ लीजिए, कान पकड़ के याद रखो कि मणिपुर इस अनुसूची 6 में नहीं है, ठीक है। अब बात करें अनुसूची 7 की हम लोग, तो अनुसूची 7 इसमें बताया गया सूचियों का वर्णन किया गया। किसका, सूचियों का वर्णन। कहने का मतलब है कि जो हमारा शक्तियों का पृथक्करण किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य में, उसको किस अनुसूची में वर्णित किया गया है, तो अनुसूची 7 में वर्णित किया गया है, जिसमें आपकी 3 प्रकार की सूचियाँ, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, हमेशा याद रखना है आप लोग।
राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है, लेकिन कभी कभी केंद्र के साथ केंद्र भी इस पर सूची पर अपना कानून बना सकता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है इन पर दोनों ही कानून आपके बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मूल संविधान था उसमें संघ सूची में विषय थे आपके 97, लेकिन आज वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में आपके 65 विषय थे और इसके 5 जो विषय थे वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो यहाँ पर आज वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। और जो आपकी समवर्ती सूची में इसमें 47 विषय थे, इसको 5 नए विषय मिल गए, तो इसके पास टोटल आपके विषय हो गए 52 विषय। अच्छा, आपसे पूछ लेता है कि निम्न में से समवर्ती सूची में कौन कौन से नए 5 विषय जोड़े गए थे। तो वो 5 विषय कौन कौन से थे? शिक्षा, वन, मापतौल, वन्यजीव संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। ये 5 आपके जो सब्जेक्ट थे वो जोड़े गए थे समवर्ती सूची में। और आप सभी को पता है समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अच्छा, जो 5 विषय ये जोड़े गए थे ये किस? तो संविधान संशोधन किया गया था इसमें। कौन सा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में आपके डाले गए थे। अब देख लेते हैं हमारे इस संघ सूची पर कौन कौन से विषय पर कानून होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सी बातें हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे रक्षा पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। बैंकिंग पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। जनगणना है आपका, रेलवे है, विदेशी मामले हैं, डाक एवं तार है, युद्ध और शांति है, शेयर मार्केट है, बीमा है, लॉटरी है, आरबीआई है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क है। इन सब पर कानून कौन बनाएगा? तो आपका हमेशा राज्य जो केंद्र है यानी कि जो हमारा केंद्र है वो क्या बनाएगा? इस पर आपके कानून बनाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया किसको? संघ सूची को देखा। अब राज्य सूची के विषय देख लेते कौन कौन से हैं। तो लोक व्यवस्था, भूमि, कारागार, पुलिस, गैस, शराब, मनोरंजन, विद्युत पर कर, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर और स्वच्छता। ये सब पर विषय कौन बनाएगा? आपका राज्य बनाएगा। वहीं पर समवर्ती सूची में तो 5 विषय हम पढ़ चुके थे, शिक्षा, वन, मापतोल, वन्यजीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। इसके साथ साथ आपका बाट एवं माप, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, दीवानी और फौजदारी, जितने भी आपके मामले होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? आपके समवर्ती सूची पर आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको नोट में याद रखना होगा कि दिल्ली में आपकी पुलिस और भूमि ये किसका विषय है? तो दिल्ली में पुलिस और भूमि ये केंद्र का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूची 8 आप सभी को पता होगी। अनुसूची 8 में आपकी भाषाएं बताई गई हैं और अनुसूची 8 में आपको सबको पता है कि मूल संविधान था उसमें आपकी 14 भाषाएं थी, लेकिन आज वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं। अब ये आप सभी को बताया कि संविधान में अगर कोई चीज़ नई जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी तो उसके लिए संविधान संशोधन किए जाते हैं। और सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में और इसके तहत हमारी 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। ये सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में आपकी बोली जाती है, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन के तहत आपकी 3 भाषा जोड़ी गई 1992 में, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और आपका ये 3 भाषा जोड़ी गई जिनको नमक से याद रख सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके तहत आपकी 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। इसको हम बोडो भाषा के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये 8 भाषाएं हमारी कुल नई जोड़ी थी। तो 14 और 8 कितनी होगी? हमारी 22 भाषाएं हो गई आज। अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या है? आप सभी लोग जानते हैं भूमि सुधार के मामले में बताया गया है। इसको भी संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। मैंने अभी बताया था मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, तो कोई ना कोई संविधान संशोधन जरूर किया होगा। तो उसके लिए पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और उस समय आपके प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें जमींदारी प्रथा का अंत किया गया था और कुल मिलाकर जमींदारी से संबंधित जो आपके 13 कानून थे उनका उन्मूलन किया गया था। अच्छा, भारत का ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जो संसद के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि संसद का गठन कब हुआ? 1952 में। लेकिन जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ है वो 1951 में हो रहा है, क्योंकि संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था और उसके 1 साल बाद ही आपका क्या हो गया? संविधान संशोधन हो गया 1951 में। लेकिन लोकसभा या यूँ कहीं संसद का गठन कब हुआ है? तो 1952 में हुआ है। तो इसीलिए पहला संविधान संशोधन जो है वो किसके द्वारा नहीं किया गया? संसद के द्वारा नहीं किया गया। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ याद रखना। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा दल बदल। अब दल बदल पर कानून ये किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 में बताया गया दल बदल पर कानून। और दल बदल पर कानून क्या होता है ये समझ लीजिए पहले, कि आप सभी को बताया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। आप सभी को पता है कि जो इंदिरा गांधी थी इनका निधन हो गया था 1984 में। तो इनके निधन के बाद जो आपका बनाया गया था राजीव गांधी की सरकार जो थी वो लगभग आपकी बहुत अच्छी सरकार बनी थी और 400 का आंकड़ा आपका पार किया था। तो ये जो यहाँ के मंत्री थे, यहाँ के जो इनके कुछ सहेते लोग थे वो ये कह रहे थे इनसे, राजीव गांधी जी से, कि अगर कहीं पर अगर मंत्रियों ने अपना दल बदल कर लिया तो आपकी सरकार आगे ऐसी नहीं बन पाएगी जिसमें बहुमत आपका पारित हो सके।
तो इसके लिए क्या किया गया, 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया कि दल बदल विरोधी पर हम लोग कानून बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई दल ए है आपका, कोई दल आपका ए है और कोई दल आपका है बी। कौन सा है, कोई दल बी है। अब कोई दल आपका ए है और उसको सरकार बन गई उसकी, और उसमें से मान लीजिए आपके 60 यानी टोटल इसकी सीट जो थी वो 120 सीटें थी ऐसे मान लीजिए, उसमें से 60 आपके जो सदस्य थे उन्होंने मन बना लिया कि हम लोग इसमें शामिल नहीं रहेंगे, इन 60 सदस्यों को अच्छा पद नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, वो उठकर कहाँ चले गए, दल बी में चले गए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। अब सरकार गिर जाएगी तो दिक्कत होगी। तो होता क्या है, अब यहाँ पर कानून बनाया गया कि जो आपका 120 सदस्य हैं वो अगर किसी भी नई पार्टी को बनाते हैं या आपका किसी और दल में शामिल होते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लगभग आपका 2/3 जो सदस्य हैं अगर वो पार्टी को चेंज करते हैं तो तभी उनका दल जो है बदला माना जाएगा। लेकिन इससे अगर कम होते हैं, यानी कहने का मतलब 120 हैं, 120 में से अगर 80 जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर 60 जाते हैं या उससे कम जाते हैं, 80 से कम जाते हैं, कहने का मतलब ये है, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ठीक है, तो ये कानून बनाया गया था और इसमें 2/3 मंत्री परिषद अगर छोड़ के जाते हैं तभी उनकी सदस्यता MLA MP की बनी रहेगी, वरना तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये दल बदल विरोधी कानून था आपका, राजीव गांधी जी के शासनकाल में आया था 1985 में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अनुसूची 11 क्या है, तो इसमें ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय सुशासन के बारे में बात की गई है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। विषय इसमें कितने हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक है, देखिए अगर आपकी अनुसूची कैसी आ जाए, अगर आपकी अनुसूची आ जाए कैसी, विषम अनुसूची, यानी 11 आपका विषम है और 29 भी क्या है आपका विषम है, तो 11 और 29 दोनों विषय हैं, तो 11 आपके हो जाएंगे, 11वीं अनुसूची में हो जाएंगे 29 विषय विषम विषम है दोनों। अब आपसे पूछे 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची इसमें शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पंचायतों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कितने आपके, तो 18 विषय हैं। तो देखिए 12 भी आपका सम है और 18 भी आपका सम है, तो सम के पास सम विषय जाएंगे और विषम के बाद विषम जाएंगे, यानी 11 आपका कितना है, तो 11 है आपका 29। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 9 भी कर सकते हैं आप लोग, तो कितना हो गया 11। तो 11वीं अनुसूची में भी 11 है और जो आपका अब 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए आपको थोड़ा जोर देकर याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पर ये UPSC के पेपर में पूछा गया था प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। IR एल्कोहल और बनाम तमिलनाडु बनाम आपका जो एक केस आया था 2007 में, ये इसमें क्या किया गया था, तो जो अनुसूची 9 है उसमें पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी भी विषय को आपने अनुसूची 9 में डाल दिया तो उस पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में ये कानून बना दिया गया कि 1973 के बाद जो भी आपका कानून डाला गया है अनुसूची 9 में, उस पर हस्तक्षेप हो सकता है। ठीक है, उस पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो ये आज की आपकी क्लास थी जिसमें हमने केवल अनुसूचियों पर बात की थी। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, इस वजह से आपका थोड़ा कम आपका रिवाइज हुआ पाएगा। इसमें हमने एक ही टॉपिक पर बात की है। ठीक है, अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे आप लोग तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ये नेक्स्ट वीडियो आपकी नंबर 5 की जो वीडियो आएगी वो इसी आधार पर आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा, कुछ नया आपको ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास में आपको कोई कमी लगती है तो उसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेट नंबर 5। इस सेट नंबर 5 में हम लोग संविधान के भाग और कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे अनुच्छेद हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग संविधान के 22 भाग देखेंगे। सेट नंबर 5 में हमारे 22 नंबर के जो भाग हैं, यानी जो हमारे 22 भाग हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें हमारे संविधान के भाग रहेंगे और जो हमारे भाग 1 है और भाग 2 है उसके भी जो हमारे आर्टिकल हैं उनको भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो ये क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग सपोर्ट करें, इसको अच्छे से देखने की कोशिश करें, अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करें। बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग चैनल पर अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा सेट नंबर 5, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले भाग 1 में क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक स्थित है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, 5 से 11 स्थित है।
भाग 3 में बताया गया आपके मौलिक अधिकार जो हमने यूएसए से लिए। कल हमने पता किया था कि जो हमारे स्रोत हैं वो हमने कहाँ से लिए, वो हम सारी चीज कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ। तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं, 12 से 35 तक हैं ये आपके। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 12 से 36 से 51 तक है आपका। कहाँ से? 36 से 51 तक। भाग 4 का में क्या है आपका? तो मौलिक कर्तव्य है, और ये केवल एक ही आर्टिकल इस पर 51 क, ठीक है। नेक्स्ट भाग 5 में आपका क्या है? तो भाग 5 में आपका है संघ, और इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक की बात की गई है। नेक्स्ट आपसे पूछे भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में आपका आर्टिकल 152 से 237 तक, और इसके बाद भाग जो 7 है आपका, इसको निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है आपका? तो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है आपके। नेक्स्ट भाग 9 में क्या है? तो आपका पंचायती राज, आर्टिकल 243 से लेकर आपका 243 का से डा तक है आपका। इसके साथ साथ 9 ख आपका है, 9 का ये नगर पालिका है, 243 ता से या छ तक, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग याद करना, इस प्रकार से हिंदी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको लिख के दिया है। आर्टिकल 9 खा में आपसे पूछे तो इसमें सहकारी समिति, और 243 या जा से लेकर ये है या ना तक है, ठीक है। नेक्स्ट भाग 10 में पूछे आपसे क्या है? तो एससी और एसटी जो हमारे जनजाति समूह हैं उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया, आर्टिकल 244 और 244 का में। नेक्स्ट आपसे पूछे भाग 11 में क्या है? तो भाग 11 में आपके केंद्र राज्य संबंध, और आर्टिकल 245 से 263 तक इनकी बात की गई है। भाग 12 में आपके वित्त और संपत्तियाँ, जो कि आर्टिकल 264 से लेकर 300 का तक है आपका। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है आपका ये 12 और 11। भाग 13 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताया गया, आर्टिकल 301 से 307 तक। अगला है भाग हमारा भाग 14। तो इसमें हमारा क्या? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यानी कि जो यूपीएससी आपने सुना होगा, ये कौन से भाग में? भाग 14 में है। आर्टिकल 308 से इसकी बात की गई है 323 तक। भाग 15 में अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग है, और 324 से लेकर 339 तक है निर्वाचन आयोग। भाग 16 में आपका बताया गया क्या? तो भाग 16 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपवन, आर्टिकल 330 से 342 तक। भाग 17 आपका 343 से 351 तक है, और इसमें बताया गया राजभाषा। भाग 18 में है आपका आपात उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 तक है। इसके साथ साथ भाग 19 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रकीर्णन, इसमें आर्टिकल 361 से 367 तक की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 20 आपका संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 है इसमें। भाग 21 आपसे बात की जाए तो ये आपका संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। और अंतिम हमारा भाग है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी अनुवाद, आर्टिकल 393 से 395 तक है, ठीक है। एक बात आपको नोट में जरूर याद रखनी है कि जो आपका भाग 14 का है, इसमें क्या है? अधिकरण, और इसमें 2 आर्टिकल आपको हमेशा याद रखने हैं, आर्टिकल 323 का और आर्टिकल 323 ख, ठीक है। अब हम लोग ये हमने बात कर ली हमारे भारतीय संविधान के 22 भागों पर। धीरे धीरे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे भाग 1 और भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो भाग 1 अभी मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है आपका, और इसमें बताया गया आपको संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और पहला ही आर्टिकल आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली आपसे पूछा गया इंडिया दैट इज़ भारत सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है एक संघ राज्य क्षेत्र है, और ये संघ राज्य क्षेत्रों से बना हुआ है आपका भारत, यानी कि इंडिया। तो हमारे संविधान में जो हमारा देश है उसके 2 नाम मिलते हैं, एक तो इंडिया और एक भारत, ठीक है। आपसे पूछा जाए क्या संविधान में हिंदुस्तान नाम मिलता है? तो ये हिंदुस्तान नाम नहीं मिलता है, केवल 2 नाम है हमारे, इंडिया और भारत। तो दोनों ही नाम आपके निहित हैं संविधान में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आर्टिकल 1 में है आपका। अच्छा, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर नया राज्य है आपका और उसका निर्माण करना है, या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसका भारत में जोड़ना है उसको, तो इसकी जो शक्ति होगी संसद में निहित होगी। जैसे आप सभी को पता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जो 35वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 में, सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, तो सिक्किम का इसके तहत क्या किया गया? विलय किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। तो आपसे पूछता भी है कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अच्छा, आर्टिकल 3 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। उसमें क्या बताया गया है? जैसे ये तो हो गया, जैसे हमारा ये भारत था, और भारत का कोई भी भारी क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान को हमें विलय करना है, ठीक है, हमने पाकिस्तान को जीत लिया और पाकिस्तान को क्या करना है? विलय करना है, तो आर्टिकल 2 से करेंगे। लेकिन अगर ये हमारा भारत भी है ना, भारत है, जैसे ये भारत है और भारत में किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना है हमें, तो उसके लिए हमें आर्टिकल 3 का उपयोग करना होगा। राज्यों की सीमा, क्षेत्र और नाम परिवर्तन का जो अधिकार है वो संसद में निहित है, और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल
3 के तहत ये निहित है आपका, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक हमारा प्रांत था जिसका नाम था बॉम्बे प्रांत, और इस बॉम्बे प्रांत से हमारे 2 राज्य अलग हुए थे, महाराष्ट्र और एक गुजरात, ठीक है। और कब अलग हुए थे ये? तो 1 मई 1960 को। ऐसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था आपका 9 नवंबर सन 2000 को। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था कब आपका 2 जून 2014 को। तो इसी प्रकार से अगर कोई भारत का क्षेत्र है और भारत में उसका नामकरण करना है, उसकी सीमा परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 से करेंगे। लेकिन किसी भारी क्षेत्र का भारत में विलय करके उसको राज्य का दर्जा देना है तो आर्टिकल 2 से करेंगे। अब यहीं पर आपको आर्टिकल 4 भी याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 2 और जो 3 हमने पढ़ा था उसके लिए संविधान संशोधन करने यानी उसका संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अगर विवाद है और उसमें संशोधन किया जाए तो उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे नागरिकता। भाग 2 हमारा कौन सा? नागरिकता। और नागरिकता हम सभी को पता है, अभी मैंने बताया आर्टिकल 5 से 11 तक निहित है। कहाँ से लिए हमने नागरिकता? तो ब्रिटेन से लिए। और कैसा प्रकार है भारत में? तो एकल नागरिकता का प्रकार है, जो कि एक केंद्रीय नागरिकता होती है। जहाँ पर प्रांतों की नागरिकता हो और केंद्र की नागरिकता हो, वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। जैसे यूएसए की नागरिकता दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता है, केंद्रीय नागरिकता, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में बताया गया हमें नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? नागरिकता की परिभाषा के बारे में। अब नागरिकता की परिभाषा क्या होती है? तो भारत में आप सभी को पता है जिनका जन्म भारत में हुआ है वो भारतीय कहलाएंगे, ठीक है। जन्म से भारत में नागरिक हों वो भारतीय कहलाएंगे। संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के नागरिक थे, वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। और भारत में नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में, उसके तहत भी संशोधन किया गया था 1986 और 2003 में, तो वो लोग भी क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे, यानी नागरिक कहलाएंगे। अच्छा, आर्टिकल 6 क्या कहता है? तो आर्टिकल 6 कहता है जो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता थी उनके बारे में प्रावधान किया गया है। यानी पाकिस्तान से भारत आए जो लोग थे, है ना, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। उनका जो आने वाली तिथि थी वो 19 जुलाई 1948 तक थी आपकी, तो ऐसे लोगों को भारतीय कहा जाएगा। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यानी उसकी जो नागरिकता है भारत की समाप्त हो जाएगी। आप मान लीजिए अमेरिका गए और अमेरिका की वहीं की लड़की से किसी शादी कर ली, है ना, और शादी करने के बाद आपने क्या कर लिया? वहाँ की नागरिकता ले ली, तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया? आर्टिकल 9 में लिखा है आपका। आर्टिकल 11 बताता है संविधान। आर्टिकल 11 क्या बताता है हमें? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का नियंत्रण करने के लिए कानून। यानी नागरिकता में अगर हमें संशोधन करना है तो उसमें संशोधन किसको अधिकार है? संसद करने को अधिकार है। आप सभी को पता है नागरिकता संशोधन अधिनियम पहली बार कब आया था? 1955 में। और अभी हाल ही में हमारा जो लेटेस्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था वो 2019 में आया था। इसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी थी, जैसे पारसी है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है और आपके जैनिज्म है, तो इन सभी को भारत में क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था। आप सभी को पता है ये कब आया था? आपका 2019 में आया था और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था। बहुत ही उच्च लेवल पर इसका विरोध हुआ था दिल्ली, लेकिन वो तो भगवान का शुक्र है कि उस समय आपका क्या लग गया? कुछ समय बाद ही लॉकडाउन लग गया, तो ये जो आपका आंदोलन था वो धीमा पड़ गया, ठीक है। वरना बहुत बुरे हालात हो चुके थे उस समय, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप सभी को पता है कि हमारी समय बचत नोट सीरीज चल रही है और उसमें भी हम लोग 6 सेटों पर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो उसकी भी मैंने आप सभी के लिए एक मैराथन तैयार की है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा जाकर। बैट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है ये। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।